हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट को कवर कर लिया है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले फंडामेंटल राइट का फर्स्ट डिमांड कब हुआ था? तो इसका फर्स्ट डिमांड हुआ था 1895 में। 1895 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल में। कॉन्स्टिट्यूशन बिल में। अच्छा, और फर्स्ट अगर रिटर्न डिमांड करेंगे तो फर्स्ट रिटर्न डिमांड ये कब किया गया था? तो फर्स्ट रिटर्न डिमांड किया गया था 1928 में। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया था, नेहरू रिपोर्ट, उसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू ने जी ने पेश किया था 1928 में। तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को डिमांड किया गया था। और फंडामेंटल राइट्स का डिमांड 1931 में जो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था ना, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, सेशन ऑफ कांग्रेस, तो इसमें इसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे, हेड थे। तो इसमें भी मौलिक अधिकार को मांगा गया था, मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया था, इसमें मौलिक अधिकार डिमांड किया गया था इसमें। तो ये सब ये तो था हिस्ट्री। अच्छा, अभी और हिस्ट्री एक बचा हुआ है इसको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो 1945 में एक कमेटी बना, 1945 में एक कमेटी बना। उस कमेटी का नाम था तेग बहादुर सप्रू कमेटी, तेग बहादुर सप्रू कमेटी। इस तेग बहादुर सप्रू कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स बनाए दो टाइप के। एक जिसको अगर छीन लिया जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, एक जिसको छीन लेने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो जिसको छीन लेने पर कोर्ट जा सकते हैं उसे हम लोगों ने नाम दिया फंडामेंटल राइट, और जिसे कोर्ट छीन लेने पर कोर्ट नहीं जा सकते उसे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम दिए हैं। ठीक, ये हम लोगों का पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में है। आर्टिकल कितना इसका 36 से 51 तक, 36 से 51 तक है। और ये है अपना पार्ट 3 में, और इसमें आर्टिकल है 12 to 35, ये आर्टिकल है। ओके, तो और क्या था? हाँ, फंडामेंटल राइट्स लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया यूएसए से। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से सजा देता हूँ, देखने में अच्छा लगे इसलिए। चलिए, तेग बहादुर सप्रू कमेटी। एक्सप्लेन। ये 1895 रिटर्न हुआ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में ये सब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर्टिकल, यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 12 में है कुछ खास नहीं। आर्टिकल 12 में कोई डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, डेफिनेशन है स्टेट का, तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना नहीं है क्योंकि ये आता नहीं है। चलिए, आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में है, मैं फिर ही बता देता हूँ, ये भी वैसे जनरली आता नहीं है। कोई भी लॉ बनता है जो कि खिलाफ होगा इस फंडामेंटल राइट्स के तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, टर्मिनेशन ऑफ लॉ
मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, ये लिखा गया है आर्टिकल 13 में। अब आर्टिकल 14 में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले है आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आपका आर्टिकल 14 टू 18 है। राइट टू इक्वलिटी आपका 14 टू 18 है। ठीक, तो अब आर्टिकल 14 में क्या क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल, मैं इधर लिख देता हूँ आर्टिकल, ओके। आर्टिकल 14 में क्या है, तो आपका आर्टिकल 14 में आ जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। अच्छा, 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इसको लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन है, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो, चाहे वो हो जाए आपका रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस, इटीसी, किसी भी बेसिस पे अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 15 में। अच्छा, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में है आपका एबोलिशन, आर्टिकल 16 में आपका ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, पब्लिक अपॉइंटमेंट पे, जितना भी पब्लिक अपॉइंटमेंट होगा, सरकारी अपॉइंटमेंट होगा, उसमें सबको बराबर अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। फिर आप लोगों को ऐसे ध्यान आ रहा होगा या फिर याद आ रहा होगा कि जैसे हम लोग फॉर्म वॉर्म डालते हैं तो उसमें SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, OBC को रिजर्वेशन मिलता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ध्यान नहीं, धैर्य रखिए, उसको भी अगले हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 17 में है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। और एक लास्ट आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में आपका क्या है, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको। अब इसमें कुछ सप्लो एक्सेप्शन भी है। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन तो इसका है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब इसका मतलब क्या हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि कानून के समक्ष में सब बराबर है। तो ऐसा होता तो रियल में है नहीं। आर्टिकल 361 में है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आर्टिकल 361 में, इसमें दिया हुआ है आपका कंजर्वेशन, संरक्षण दिया हुआ है, किसका संरक्षण करेगा, कंजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट को यहाँ से आरक्षण मिला हुआ है कि उसको इक्वलिटी फॉर कानून के समक्ष में उसका थोड़ा दर्जा ऊपर है, ऐसा दिया हुआ है आर्टिकल 361 में। ये तो आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन हो गया। अच्छा, आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोहिबिशन, ये तो ठीक ठाक है। इसमें भी आपका कुछ कुछ ये है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शन है। सबसे पहले आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 15(3) में क्या लिखा हुआ है आपका, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है वोमेन एंड चिल्ड्रन को, स्पेशल प्रोविजन फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप इसको फुल लिख सकते हैं। और 15 का 4, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST एंड OBC। ठीक, अब 16 आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट हो उसमें सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा, आर्टिकल 16 में ऐसा बोला गया है। लेकिन अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं। आर्टिकल 16 के 4 में लिखा हुआ है, 16 का सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसमें रिजर्वेशन का बात किया गया है,
अभी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किसके रिजर्वेशन का बात चल रहा है यहाँ पे। रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST। चलिए, यहाँ पे हम लोगों का राइट टू इक्वलिटी होता है कंप्लीट। अब हम लोग अगला सेक्शन में बढ़ते हैं, विच इज राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। टू राइट टू फ्रीडम, ये है हम लोगों का 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक। चलिए, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको यहाँ पे आर्टिकल लिख देते हैं। तो आर्टिकल क्या 19 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि आपको 5 प्रकार के फ्रीडम दिए गए हैं। 5 फ्रीडम दिए गए हैं, 5 फ्रीडम। अच्छा, और ये 5 फ्रीडम, इसको ये कर देता हूँ। कौन कौन से? सबसे पहले 19(1) का ए। आपको ऐसे ध्यान रखना होगा कि ये मैं लिख रहा हूँ ना, ये ऐसा हो जाएगा 19 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये ऐसा होगा। तो मैं इसको पूरा ना लिखे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, लेक्चर बड़ा ना हो और नोट्स भी थोड़ा छोटा ही बने। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ लेंगे। 19 व सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, इसमें लिखा गया है कि आपको सबसे पहले सब क्लॉज 1 में, सब क्लॉज ए में लिखा गया, मैं आपको इसे बोल के ही लिखा देता हूँ कि सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिमेन साइलेंट, फ्रीडम टू नो, फ्रीडम टू फॉरेन जर्नी, फ्रीडम टू प्रमोट थॉट्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं इसको बस इतना, आपको वैसे भी याद रखना नहीं है, जनरली आता यही है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो मैं यही लिखता हूँ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, हो गया। और उसके बाद आर्टिकल 19(1) का बी, आर्टिकल 19(1) का ए हो गया ना। अब बी, बी में क्या लिखा हुआ है? सब इसमें लिखा हुआ है आपको असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप बिना हथियार लिए कहीं भी विरोध अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने AK-47 उठा लिया और जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बिना हथियार के कहीं भी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए, ए बी हो गया। सी, अब सी में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 19 का सब क्लॉज सी में लिखा हुआ है, 19(1) का सब क्लॉज सी में कि आप एसोसिएशन और यूनियन खुद से बना सकते हैं। एसोसिएशन एंड यूनियन को खुद से बना सकते हैं। आप कोई भी संघ अपने आप से बना सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी में। और उसके बाद डी में क्या लिखा गया है? डी में लिखा हुआ है आपका कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। इंडिया में, ऐसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंडिया में घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार आपको दिया गया है कि आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे आप यूपी को के हो, बिहार के हो, आप पूरा इंडिया घूम सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। और आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई में लिखा गया है आपको कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी रह सकते हैं, पूरे इंडिया में आप कहीं भी रह सकते हैं। तो मैं आपको इसको से पूरे इंडिया में कहीं भी रहने का अधिकार, मतलब ये कि आप, जैसे कि आप वही मान लो यूपी के हो, तो यूपी के आप हैं, आप जाके जम्मू कश्मीर में अपना घर बना सकते हैं, ज़मीन खरीद के, ऐसा नहीं कि दूसरे के ज़मीन पर।
और आप चाहे तो मुंबई में जाकर अपना घर बना सकते हैं ऐसा। तो आर्टिकल 19 हो गया। अब आर्टिकल 20 में है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंसेस। ये है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन, मतलब हिंदी में देता हूँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। हो गया 20। अब 20 का सब कुछ एक्सेप्शन भी है। 20 का सब क्लोज 1, 20 के सब क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 20 के सब क्लोज 1 में एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, एक्स फैक्टो लॉ। और 20 का सब क्लोज 2, इसमें लिखा हुआ है आपका डबल पनिशमेंट से आपको कंजर्वेशन मिलता है। कंजर्वेशन किस चीज़ का? डबल कंजर्वेशन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। मतलब आपने मान लो कि किसी भी बंदे को जान से मार दिया, जान से मार दिया। अब एक बंदे को मारा तो मान लो लेट सपोज कि 5 साल का सजा मिला। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब अगर फिर दूसरा केस लेते हैं कि आपने एक ही साथ किसी 2 बंदे को मार दिया, तो वैसा नहीं होगा कि आपको 5 साल के बदले 10 साल का सजा होगा, नहीं, आपको फिर भी 5 साल का ही सजा होगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में। और आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में, अच्छा ये बहुत लोगों को ये बुरा लगता है, जो भी लगता है बस लिखा हुआ है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि आप खुद से अपना विटनेस नहीं बन सकते हैं। कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ बीइंग विटनेस अगेंस्ट ऑन। आप खुद से अपना विटनेस नहीं बन सकते हैं। जैसे कि हाँ, आप जब सब आएंगे पूछेंगे आपसे कि क्या ये आपने मारा है, तो नहीं, मैंने नहीं मारा, ये नहीं। आप खुद से अपना विटनेस नहीं बन सकते हैं, आपका बात नहीं माना जाएगा वहाँ, ये कहने का मतलब है। आर्टिकल 20 हो गया, उसके बाद 920 हो गया। अब आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या क्या लिखा हुआ है? तो आपका इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन किसका? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक। और क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 21 के ए में? ये भी एक है आर्टिकल 21। अच्छा, इसमें और एक चीज़ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में और एक चीज़ क्या लिखा है? राइट टू प्राइवेसी। आपको प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। मतलब आप अगर अकेला रहना चाह रहे हैं तो आपको अकेला रहने दिया जाए, इसका अधिकार है। अच्छा, आर्टिकल 21 के ए में क्या है कि आपको कंपलसरी एजुकेशन जो है दिया गया है, कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। ये पहले था नहीं यहाँ पे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहले यहाँ पे नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2002 में, उसके अंडर इसको जोड़ा गया है। और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 22, लास्ट आर्टिकल 22 में क्या लिखा हुआ है कि आपको अरेस्ट एंड डिटेंशन से आपको कंजर्वेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, देता है आर्टिकल 22। अच्छा, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1, इसमें क्या लिखा हुआ है? आपको गिरफ्तार करने से पहले अपराध बताना जरूरी है। अपराध बताना जरूरी है। गिरफ्तार, मान लीजिए आपके घर में पुलिस आ गया और आपको गिरफ्तार करके ले जा रहा है, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि मेरा अपराध क्या है, बताइए।
ये आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 में लिखा गया है। और आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 में क्या लिखा गया है कि गिरफ्तार होने के बाद, मान लीजिए आपको पुलिस उठा के ले गया, पुलिस उठाने के ले जाने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, कोर्ट में पेश करना होगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस उठा के ले गया और आपको थाना में ही, जेल में ही थाना में ही बंद करके रख दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना ही होगा। हाँ, लेकिन अगर छुट्टी हो जाए, मान लीजिए कोर्ट ही बंद हो किसी फेस्टिवल के कारण, तो बात अलग है। अच्छा, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि मनपसंद अधिवक्ता चुनने का अधिकार, मनपसंद अधिवक्ता चुनने का अधिकार है आपको, अधिवक्ता चुनने का अधिकार। आप अपने मन से कोई भी वकील चुन सकते हैं। ये आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ और एड ऑन कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ पॉइंट अभी भी याद आ रहा है कि आर्टिकल 359, एक आर्टिकल 359 में क्या है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर, 20 एंड 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स को रद्द कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो टर्मिनेट कर सकते हैं, ये अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। अच्छा, आर्टिकल और एक है 358, इसमें क्या है कि इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में जो भी आर्टिकल 19 को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर कोई भी इमरजेंसी है तो वहाँ आर्टिकल 19 को टर्मिनेट कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम में क्या हो रहा था कि हम लोग जैसे बाहर जाते तो पुलिस हम लोग को मारने जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में, अच्छा आर्टिकल 19 में उस टाइम में क्या है, आर्टिकल 19 में साफ साफ ये लिखा गया है कि हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए अब इस टाइम में जब भी इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 358 जो है एक्टिव हो जाता है, और उस टाइम में आर्टिकल 19 टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस टाइम में कहीं भी नहीं घूम सकते हैं ये। ठीक, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम हो गया। अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। ये है आपका आर्टिकल 19 नहीं, 19 तो उधर हो गया था ना, 23 एंड 24 ये। सो नाउ, अच्छा इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लूँ पहले। व्हाट इज रिटर्न इन आर्टिकल 23? कुछ खास इसमें वैसे लिखा नहीं गया है, इसमें बस प्रतिबंध लगाया गया है। किस बात पर? आइए जानते हैं। प्रतिबंध लगाया गया है किस बात पर? एक तो मानव तस्करी। मानव तस्करी क्या होता है? आदमी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाता है, वो होता है मानव तस्करी। और बाल श्रम पर, बाल श्रम पर, अच्छा बाल श्रम पर ये एक स्पेशल आर्टिकल भी बना हुआ है, आर्टिकल 24। ये यही बोलता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए, लगाना है बाल श्रम पर प्रतिबंध, ऐसा लिखा गया है। अच्छा, इसमें ये तो हो गया, और कुछ था एड ऑन करने का। हाँ, 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। उस टाइम में वायसराय थे हम लोग के लॉर्ड रिपन। तो इसमें ही सबसे पहले चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया था, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया था। ओके चलिए अब अगला देखते हैं। 4 नंबर में इसमें क्या है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
धर्म के सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ, धर्म का स्वतंत्रता, ये मतलब हुआ, हिंदी हुआ, धर्म का स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 28 तक है। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है आपका कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, फॉलो एनी रिलीजन, ये आपका अधिकार है कि आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए तो आप मुस्लिम ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदुइज्म को मान सकते हैं, सिख को मान सकते हैं, ईसाई को ही मान सकते हैं, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। ये आर्टिकल 25 आपको अधिकार देता है। और आर्टिकल 26 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है आप लोग कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। रिलीजियस प्रोग्राम, कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग में क्या आता है, इज्तिमा हो गया, जलसा हो गया। और हिंदू लोग में होता है ना, नाम मुझे मुझे नहीं पता, नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें कि बहुत सारे साधु गुरु लोग आते हैं और एक धर्म का जो प्रसार प्रसार किया जाता है, प्रचार किया जाता है, वो आर्टिकल 26 में ये लिखा हुआ है। और आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जितना भी रिलीजियस इनकम होगा ना, जितना भी रिलीजियस इनकम होगा वो सब टैक्स फ्री होगा। अच्छा, रिलीजियस इनकम फिर क्या होता है? रिलीजियस इनकम उसको बोलते हैं जैसे कि आप लोग चंदा करके जो भी पैसा इकट्ठा होता है ना, उसको रिलीजियस इनकम बोलते हैं। जैसे कि दान करने से जो भी इकट्ठा हो जाता है दान पेटी में, तो वो जितना भी इनकम है उस पर टैक्स नहीं ले सकता है। चाहे वो पैसा मंदिर बनाने के लिए जमा हुआ हो, मस्जिद बनाने के लिए जमा किया हुआ हो, या फिर किसी और फंक्शन के लिए जमा किया गया हो। अगर वो रिलीजियस इनकम है, धार्मिक इनकम है, यानी लोग उसको वसूल वसूल कर दिया है, अपने पॉकेट से निकाल निकाल कर दिया है दान पेटी में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल 27 बोलता है। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी सरकारी संस्थान, एजुकेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। प्रोवाइड नहीं करेगा, प्रोवाइड नहीं कर सकता, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अगला देखते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल नहीं, अभी हम लोग का चलेगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 19, सॉरी 19 नहीं, 29 एंड 30, ये दो आर्टिकल है इसमें। तो चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। आर्टिकल 29, इसमें क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, मतलब जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स का कंजर्वेशन होना चाहिए, उनके अधिकार को संरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जितने भी इंडिया में माइनॉरिटीज हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया कैन इस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मतलब ये कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपने धर्म का
धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम में बहुत ज़्यादा होता है मदरसा, आपको पता होगा, जहाँ के बच्चे जाते हैं वहाँ पे मुस्लिम का जो होली बुक है कुरान, उसको सिखाया जाता है। तो इस तरह का रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। ये देता है आपको परमिशन आर्टिकल 30। अच्छा, आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 1 भी होता है। उसमें लिखा गया है कि वन हैज़ द राइट टू फॉलो एंड प्रमोट हिज कल्चर इन इंडिया। एक आदमी के पास अधिकार है। क्या अधिकार है? आर्टिकल, मैं इसको भी लिख देता हूँ, क्या लिखूँ? हाँ, लिख ही देता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 1, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। ये माइनॉरिटीज़ के बारे में, सभी नहीं, हिंदू अपने धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता, जो माइनॉरिटीज़ है वो प्रमोट कर सकते हैं। लाइक हुई माइनॉरिटी, मुस्लिम्स हो गया, और ईसाई हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, ये सब माइनॉरिटी जो है प्रमोट देयर रिलीजन, प्रमोट देयर रिलीजन। ये आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 1 बोलता है। और आर्टिकल 29 के सब क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 29 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि वन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड टू टेक एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में इस बेसिस पर उसका एडमिशन को नहीं रोका जा सकता कि वो किसी और धर्म से या फिर कास्ट से आता है या फिर किसी और सेक्स से आता है, इस बेसिस पे तो नहीं रोका जा सकता। ये आर्टिकल 29 के सब प्लस 2 में लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अब एक लास्ट आर्टिकल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 32। इसमें लिखा हुआ है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अच्छा, हमारे पास, अच्छा आर्टिकल 32 जो है ना, इसमें अगर ये छीनता है तो आप वैसे तो सभी में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ये आपको छीन लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसमें, स्पेशल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जुडिशियल रिट्स जारी करेगा। डायरेक्ट इसमें रिट जारी हो जाएगा। और रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो रिट 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए एक नंबर एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो होते हैं हेवियस कार्पस, हेवियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको मैं लिखता नहीं है, बड़ा टफ इसका जो है नाम है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं बता देता हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये। और दूसरा है मैंडेमस, मतलब परम आदेश। तीसरा तीसरा है मैंडेमस, हो गया ना। उसके बाद है क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा और प्रोहिबिशन। चौथा है प्रोहिबिशन। पांचवा पांचवा है आपका सरसियरी। सरसियरी, ठीक। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को ही सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये पूछा जाता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हुआ है या फिर आपको लगा है कि ज़रा सा भी इससे आपको हेल्प हुआ है, वैसे तो हेल्प क्या, अगर आपने इसको अच्छे से रेडी कर लिया तो आपका इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर आपने इसे रेडी कर लिया तो आपके लिए फ़ायदा है। और अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको ज़रा सा भी हेल्प होगा या फिर कुछ भी समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।